एवरीवन, तो आज की जो क्लास है उसमें अपन जो है 13th नंबर का जो आपका चैप्टर है, ठीक है, अष्टांग हृदय का, वो अपन देखेंगे। त्रयोदश अध्याय, ठीक है। तो 13th नंबर का जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? तो दोषोपक्रमणीय अध्याय। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो दोषोपक्रमणीय अध्याय। तो इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत जो आपके त्रिदोष है उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, उसके उपचार का जो टाइम रहता है, टाइम पीरियड कितना रहता है, ड्यूरेशन कितना रहता है। इसके अलावा अगर जो दोष है वो शाखा से कोष्ठ में या कोष्ठ से शाखा में अगर चले गए हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है, किन किन कारणों की वजह से वो शाखा से कोष्ठ में या कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं, इसका कारण क्या है। अगर चले जाते हैं तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, इनके विषय में अपन बात करेंगे। साथ ही साथ इस जो चैप्टर है उसमें अपन लोग आम तथा निराम दोष क्या होते हैं, उसकी चिकित्सा किस प्रकार से करते हैं, तथा औषध सेवन काल, इन सभी चीजों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके विषय में इस चैप्टर में बताया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि त्रिदोष की चिकित्सा, उपचार का समय, शाखा से कोष्ठ में या कोष्ठ से शाखा में जाने का कारण, ठीक है, लक्षण, आम तथा निराम जो दोष है उसकी चिकित्सा तथा औषध का सेवन काल, इन सभी चीजों के विषय में आपका ये 13 जो चैप्टर है उसमें बताया गया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन ये चैप्टर को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके वात की चिकित्सा के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो जो वात दोष है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो वात दोष की चिकित्सा में बताया गया कि स्नेहन स्वेदन तथा मृदु शोधन के पश्चात अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो वात दोष की जो चिकित्सा उसमें बोला गया कि स्नेहन स्वेदन तथा मृदु संशोधन के पश्चात इसमें अपन क्या करेंगे, मधुर अम्ल तथा लवण रस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, स्नेह, स्नेह मतलब घृत तेल मज्जा, ठीक है, इनका प्रयोग करना है वात दोष की चिकित्सा के लिए। मृदु संशोधन, मृदु संशोधन मतलब जो मृदु पदार्थ है उनका प्रयोग करके अपन वमन विरेचन, जो पंचकर्म की जो प्रक्रिया है वो अपन कराएंगे। ठीक है, और स्वेदन, ठीक है, यानी कि स्वेटिंग जो कराना है वो आपका वात की चिकित्सा में बताया गया। साथ ही साथ उसे खाने के लिए कौन सा रस देंगे, तो मधुर अम्ल लवण रस, इनका सेवन कराएंगे। तो वात दोष की चिकित्सा के लिए मधुर अम्ल लवण रस का सेवन कराएंगे। भोजन में क्या है, उष्ण भोजन कराएंगे। ठीक है, वात दोष की चिकित्सा के लिए उष्ण भोजन कराना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका बताया गया कि अभ्यंग यानी कि मसाज कराना है, मर्दन कराना है। ठीक है, इसके अलावा वेस्टर्न, त्रासन तथा सेक, यह जो है प्रक्रिया को, यानी कि ये प्रोसीजर है ट्रीटमेंट का, वो आपने को कराना है। तो अभ्यंग, मर्दन, वेस्टर्न, त्रासन व सेक, ठीक है, सेकाई वगैरह जो अपन करते हैं, ये क्या है आपका ट्रीटमेंट में बताया गया है। साथ ही साथ मध्य यानी कि गुड़ से बनी हुई जो चीजें हैं, ठीक है, वो भी अपन प्रयोग कर सकते हैं जो मधुर रस वाले होते हैं। इसके अलावा स्निग्ध तथा उष्ण वस्ती का प्रयोग करना है। तो वस्ती के विषय में मैंने बता दिया था कि जो अपन के है गुद मार्ग के थ्रू जब औषध को, द्रव्य को दिया जाता है, ठीक है, तो उसे अपन वस्ती कहते हैं। तो उसमें अपन वस्ती बनाने के लिए स्निग्ध उष्ण द्रव्य का प्रयोग करेंगे और वह वस्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तथा वस्ती जो नियम है उस प्रोसीजर में ही अपने को देना है, जो भी सिद्धांत बताया गया है वस्ती किस प्रकार से देना है वात दोष के लिए, उसी के अनुसार अपने को उसको फॉलो करते हुए देना है। साथ ही साथ दीपन, पाचन से सिद्ध स्नेह का प्रयोग करना है। तो दीपन और पाचन से सिद्ध जो स्नेह है उसका प्रयोग करने के विषय में बताया गया है। तो वात की चिकित्सा के लिए ये चीज याद रखना, ठीक है, कि स्नेहन स्वेदन तथा मृदु संशोधन कराने हैं, मधुर अम्ल रस का सेवन कराना है, उष्ण भोजन कराना है, अभ्यंग, मर्दन, वेष्टन, त्रासन, सेक का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके अलावा मध्य मतलब गुड़ से बनी हुई जो मध्य है उसका प्रयोग करना है, स्निग्ध व उष्ण वस्ती का प्रयोग करना है। ठीक है, दीपन तथा पाचन से सिद्ध स्नेह का प्रयोग करना है। तो ये वात की चिकित्सा में बताया गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसमें विशेष के विषय में। तो विशेष में आपका बताया गया है कि मिश्रित रस, ठीक है, यानी कि मेदुर मास रस का प्रयोग करना चाहिए। तो मिश्रित रस यानी कि मेदुर मास रस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट के अंतर्गत बोला गया है। साथ ही साथ अपन तैल का प्रयोग करेंगे व अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे। तो मिश्रित रस यानी कि मेदुर मास रस का प्रयोग करेंगे, तैल व अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे। फिर पित्त की चिकित्सा बताया गया। तो पित्त में अपने को क्या है, घृत पान कराना है। तो घृत का पान कराना है, मधुर व शीतल द्रव्यों से विरेचन कराना है। तो मधुर व शीतल द्रव्यों से क्या कराएंगे अपन लोग, विरेचन कराएंगे। तो जो घृत है, घी है, उसका पान कराएंगे, वो मधुर व शीतल द्रव्य का प्रयोग करके अपन विरेचन कराएंगे। विरेचन मतलब क्या होता है, एक प्रकार का पंचकर्म का ही प्रोसीजर है जिसमें अपन क्या है, पेशेंट को मेडिसिन दे करके उसके जो विरेचन के द्वारा, विरेचन मतलब ये होता है कि वो उसका जो शरीर में जो दोष होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विडोलित हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं, और क्या है, गुद मार्ग से, एनस मार्ग से स्टूल के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका मधुर शीतल जो द्रव्य है उससे विरेचन कराने के विषय में बताया गया। साथ ही साथ कषाय तिक्त मधुर रस का सेवन कराएंगे। तो कौन सा पित्त दोष की चिकित्सा में कषाय तिक्त व मधुर रस का सेवन कराना है। रात्रि के प्रथम प्रहर की चांदी चांदी में उसे सोने के लिए बोलना है। तो रात्रि के प्रथम प्रहर की जो चांदनी है उसमें उसे शयन करना है। साथ ही साथ कर्पूर, खस, चंदन,
इनका लेप लगाना है, ठीक है, तथा मणि का माला धारण करना है। तो कर्पूर, खस, चंदन, इनका लेप लगा करके मणि का जो है धारण करना है। ये क्या है, पित्त की चिकित्सा के लिए बताया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसके विशेष के विषय में। तो विशेष में आपका घृतपान, दूध तथा विरेचन, ये क्या है, इसकी विशेषता बताई गई है। तो विशेषता में आपका जो घृतपान है, ठीक है, दूध है, विरेचन है, ये इसकी विशेषता के विषय में बताया गया। तो इसको आपको याद रखना है। ओके। तो घृतपान, दूध, विरेचन, ये विशेषता है। फिर कफ की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो कफ में अपन क्या चिकित्सा करेंगे, तो विधि पूर्वक दिया तीक्ष्ण वमन तथा विरेचन का प्रयोग करना है। तो कफ की चिकित्सा में विधि पूर्वक दिया गया जो तीक्ष्ण वमन है या विरेचन है, उसका प्रयोग करना है। साथ ही साथ रुक्ष तीक्ष्ण व अल्प उष्ण भोजन का प्रयोग करना है। तो रुक्ष तीक्ष्ण व अल्प भोजन का प्रयोग करना है, अल्प उष्ण भोजन का, व कटु तिक्त कषाय रस का प्रयोग करना है। तो कफ की चिकित्सा में विधि पूर्वक दिया गया जो तीक्ष्ण वमन विरेचन है, उसका प्रयोग करेंगे। रुक्ष तीक्ष्ण व अल्प उष्ण भोजन का प्रयोग करेंगे, कटु तिक्त कषाय रस का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पे आपका कफ की चिकित्सा में बताया गया है। ओके। साथ ही साथ अपन जो है पुराना जो मद्य है, ठीक है, जितना पुराना आपका एल्कोहल है उसका भी पान कराएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, कफ को कम करते हैं। रात्रि जागरण कराना है। रात्रि जागरण से भी क्या है, कफ कम होता है। व्यायाम करने से भी क्या होता है, कफ कम होता है। तो ये सभी एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे, ठीक है। साथ ही साथ रुक्ष जो पदार्थ है उसका प्रयोग करेंगे। तो रुक्ष पदार्थ क्या करता है, वात को बढ़ाता है और कफ को नष्ट करता है, ठीक है। तो रुक्ष पदार्थ का भी प्रयोग करेंगे। चिंतन वगैरह सोचने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो ये सभी इसके ट्रीटमेंट में बताया गया है। बात करते हैं विशेष रूप से अपन इसमें क्या कराएंगे, तो वमन कराएंगे। तो विशेष रूप से अपन वोमिटिंग कराएंगे। साथ ही साथ यूष, मधु तथा मेदनाशक जो द्रव्य है उनका सेवन करेंगे। तो यूष, मधु व मेदनाशक द्रव्य का सेवन करेंगे। धूमपान तथा गंडूष का प्रयोग करेंगे। तो धूमपान व गंडूष का प्रयोग करेंगे। उपवास तथा दुखी रहना, तो उपवास तथा दुखी रहना, ये सभी इसकी विशेषता में बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि क्या करेंगे अपन लोग, विशेष चिकित्सा में वमन कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा यूष, मधु तथा मेदनाशक जो द्रव्य है उनका सेवन कराएंगे। इसके अलावा और क्या करा सकते हैं अपन लोग उसे, धूम्रपान, गंडूष, ठीक है, इनका प्रयोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तथा उपवास व जो है दुखी रहना है, ठीक है। तो उपवास, फास्टिंग थेरेपी व दुखी रहना है, ये विशेष रूप से बताया गया है। फिर अपन नेक्स्ट बात कर रहे थे कि दोषों का संसर्ग होने पर उपचार। मतलब जब दोष जो है, संसर्ग मतलब जब मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, एक मतलब दो दोष आपस में मिल जाते हैं तो उसे अपन संसर्ग कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो जैसे कि अगर बात करें, वात और पित्त जन्य संसर्ग हुआ, यानी कि वात और पित्त आपस में मिल गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट करना है, तो जो ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो चीजें बताई गई हैं उन सभी चीजों को फॉलो करना है। तो वात पित्त संसर्ग जब कंडीशन होते हैं, वात पित्त जब मिक्स हो जाते हैं और रोग की उत्पत्ति करते हैं, तो उस कंडीशन में ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार पित्त कफ का जब संसर्ग होते हैं, तो पित्त और कफ दोष का जब संसर्ग होते हैं, तो शरद ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। तो पित्त और कफ के संसर्ग में शरद ऋतुचर्या का पालन बताया गया है। साथ ही साथ वात और कफ का जब संसर्ग होता है, ठीक है, वात और कफ दो जब मिल जाते हैं, तो क्या है, वसंत ऋतुचर्या का फॉलो अप करना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में कि दोषों से संसर्ग में कौन से उपचार किए जाते हैं। तो वात पित्त के संसर्ग में ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करते हैं। पित्त कफ के संसर्ग में शरद ऋतुचर्या का पालन करते हैं। वात कफ के संसर्ग में वसंत ऋतुचर्या का पालन करते हैं। फिर बात करते हैं उपचार का जो टाइमिंग है या समय है। तो दोषों को उनके संचय, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि क्या होता है जब संसर्ग होता है तो उस कंडीशन में कौन से ऋतुचर्या का पालन करते हैं वो हमने देख लिया है। फिर उपचार का समय के विषय में बात करते हैं। तो उपचार का जो टाइमिंग है, समय है, उसके विषय में बताया गया है कि दोषों का उनके संचय काल में ही शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोष जो होते हैं उनका उनके संचय काल में ही क्या करना चाहिए, शांत करने की कोशिश करना चाहिए। यदि प्रकोपित अवस्था है, ठीक है, तो प्रकोपित अवस्था आ जाए तो दूसरे दोषों का विरोध ना करे, ठीक है, करते हुए दोषों को शांत करना चाहिए। तो ये बोला गया है कि दोषों को जब वो संचय होते हैं उसी काल में ही कोशिश करने की शांत हो जाना चाहिए। लेकिन जो सेकंड स्टेज है, ठीक है, षट क्रिया काल का, यानी कि प्रकोप अवस्था, अगर प्रकोप अवस्था को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो क्या करना है, तो दूसरे दोष का विरोध न करते हुए उसको शांत करना है, ठीक है। इस प्रकार का ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि संचय अवस्था में वात का संचय कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में, तो उसी कंडीशन में उसको समय, उसी समय उसको उपचार कर लेना चाहिए।
पित्त का संचय कब होता है, तो वर्षा में, तो उसी समय उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। व कफ का जो है शिशिर ऋतु में उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर नोट पॉइंट में बात करते हैं, यदि वात पित्त कफ ये समान बल वाले हों, ठीक है, तो समान बल है तो पहले वात की चिकित्सा करनी चाहिए, फिर क्या है पित्त की, और उसके पश्चात कफ की चिकित्सा करना चाहिए। तो अगर यदि वात पित्त क्या है समान बल वाले हैं, तो वात पित्त और कफ जो है वो उनका जो बल है वो क्या है समान है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले वात की चिकित्सा करना चाहिए, फिर क्या है पित्त की चिकित्सा करना चाहिए, और फिर क्या है आपके कफ की चिकित्सा करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर स्थान की दृष्टि से पहले क्या है कफ के स्थान में अमाशय की, फिर पित्त के स्थान में यानी कि पश्चिमान अमाशय की, और फिर जो है वात में पक्वाशय की चिकित्सा करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्थान की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे पहले कफ की चिकित्सा, क्योंकि अमाशय में स्थित होता है, ठीक है, इसका स्थान कफ का। फिर पित्त का स्थान पश्चिमान आशय है, ठीक है, तो उसकी चिकित्सा करेंगे, और लास्ट में वात का जो पक्वाशय में स्थित होता है। ओके, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर कोष्ठ से शाखा व शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण क्या है, दोषों का, ठीक है, तो कोष्ठ से शाखा व शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण क्या है दोषों का, वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि दोष जो है प्रकोपित होकर के पहले कोष्ठ में एकत्रित होते हैं, फिर अधिक प्रकोपित होकर के शाखा में चले जाते हैं, और उपचार की दृष्टि से शाखागत जो दोष होते हैं वो पहले कोष्ठ में लाया जाते हैं, और फिर क्या है समीपस्थ मार्ग से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि उपचार की दृष्टि से दोष प्रकोपित होकर के पहले क्या है कोष्ठ में एकत्रित होते हैं, कोष्ठ में एकत्रित हो गए, कोष्ठ में एकत्रित होकर के फिर अधिक कुपित होकर के शाखा में चले जाएंगे, और उपचार की दृष्टि से शाखागत जो दोष है वो पहले कोष्ठ में लाए जाते हैं, फिर उसके समीपस्थ मार्ग से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोष्ठ से शाखा में जाने का जो कारण है दोषों का वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो कोष्ठ से शाखा में जाने का कारण जो है वो यहाँ पे आपका बताया गया है, और बोला गया है कि व्यायाम, ठीक है, तीक्ष्णता तथा उष्णता के कारण जो है जो दोष होते हैं वो कोष्ठ से शाखा में जाते हैं। तो व्यायाम, तीक्ष्णता व उष्णता के कारण जो दोष होते हैं वो शाखा से कोष्ठ में जाते हैं। इसके अलावा अहितकर आहार विहार, ठीक है, तथा वायु की द्रुत गति यानी कि वायु की वृद्धि होने की वजह से भी जो दोष होता है वो क्या है शाखा से कोष्ठ में जाते हैं। तो हितकर आहार विहार का आप सेवन कर रहे हो जो शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, तथा वात की अगर वृद्धि हो रही है तो उस कंडीशन में भी जो कोष्ठ है वो उस कोष्ठ से शाखा में जाता है, दोष जो है वो कोष्ठ से शाखा में जाता है। और ये जो चार कारण है, ठीक है, इन चार कारणों से रोग और बढ़ जाता है, ठीक है, तो इन चार कारणों की वजह से जो रोग होता है वो और बढ़ जाता है। और क्या होता है दोष जो है वो कोष्ठ से शाखा में, ठीक है, तथा मर्म अस्थि संधियों में चला जाता है। तो दोष जो है वो कोष्ठ से शाखा में तथा मर्म अस्थि संधियों में चला जाता है। इसलिए इन चारों निदान का परहेज करना चाहिए, इस वजह से वो जो ऊपर में चार निदान बताए गए हैं उनको अपने को त्याग देना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ये समझ में आ गया कि कोष्ठ से शाखा में जाने का जो कारण है वो। फिर बात करते हैं शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण। तो शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण जो है पहला बताया गया है कि स्रोतस के मुख में शुद्धि होने स्रोतो मुख शुद्धि के कारण, ठीक है, तो स्रोतो मुख शुद्धि पहला जो कारण है। दूसरा आपका बताया गया कि दोष जो अदब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो उस वजह से शाखा से कोष्ठ में जाएगा, तो दोषों की वृद्धि दूसरा कारण है। फिर तीसरा आपका बताया गया अभिष्यंद होने पर या पाचन होने के कारण, तो अभिष्यंदी यानी कि विलयन होना या पाचन के कारण, तो अभिष्यंदी या विलयन होना या पाचन के कारण। फिर चौथा आपका बताया गया है वायु का निग्रह, ठीक है, तो वायु का निग्रह। तो शाखा से कोष्ठ में जाने का कारण स्रोतो शुद्धि हो गया, स्रोतोमुख शुद्धि हो गया, दोषों की वृद्धि हो गया, अभिषेक विलयन होना, ठीक है, वायु निग्रह। इन कारणों की वजह से जो रोग होता है वो हल्का हो जाता है, और इन चारों निदानों को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया कि इन चारों प्रकार के जो निदान है स्रोतोमुख शुद्धि, दोषों की वृद्धि होना, अभिषेक यानी कि दोषों का विलयन हो जाना, पाचन हो जाना, वायु का निग्रह हो जाना, इन कारणों की वजह से जो शाखा आदि जो शाखा से कोष्ठ में जो दोष है वो जाते हैं। फिर नोट पॉइंट में बताया गया है दोषों की वृद्धि। तो इसका तात्पर्य दोष की उस मात्रा से है जब शाखा शाखा आदि में दोष भर जाए तो और बढ़े हुए दोष जो होते हैं वो कोष्ठ में ही आश्रय ले लेते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि दोष उस मात्रा से जब शाखादि जो दोष है शाखादि में जो है दोष जो है भर जाए और बढ़ा हुआ जो दोष है वो कोष्ठ में आश्रय ले लेते हैं, तो ये दोष विधि के विषय में बताया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं साम व निराम दोष के लक्षण बताए गए। तो साम व निराम दोष के क्या लक्षण है उसको अपन देख लेते हैं। तो साम व निराम दोष के लक्षण बताए गए कि साम दोष का अर्थ आम से मिले हुए वात आदि दोष से ही होते हैं। तो साम दोष का जो अर्थ है वो आम से मिले हुए वात आदि दोषों से होते हैं। अब आम के विषय में आपने एक श्लोक बुक से देख लेना, उस मणो अल्प बलत्वेन धातु नाम अपचितम दुष्टामाचगतम रसम पपच्यते, ठीक है।
तो आपका आम दोष का लक्षण है कि क्या होता है कि मंदाग्नि के कारण जब आपका डाइजेस्टिव फायर मंद हो जाता है, ठीक है, मंदाग्नि के कारण जो आहार है वो उसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं होगा, ठीक है, उसका पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं होगा। अब उस कंडीशन में आपका डाइजेस्टिव फायर ऑलरेडी मंद है और उस कंडीशन में आप भोजन कर रहे हो तो आहार का पाचन नहीं हो पाएगा। और ऐसे कंडीशन में, ऐसे में जो आहार है, ऐसे में और आहार लेने से, ऐसे में और एक्सेसिव मात्रा में आप आहार लेने से आम की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ऐसे मात्रा में आप और आहार ले रहे हो तो आम की उत्पत्ति होगा और अमाशयगत प्रथम रस से अपक्व आहार रस बनते हैं। तो इस प्रकार से अमाशयगत जो प्रथम रस है उससे अपक्व आहार रस बनेगा, यानी कि उसे अपन क्या कहेंगे, आम कहेंगे, वो आम कहलाएगा। जब यह जो रस होते हैं वो वात आदि दोषों से मिल जाते हैं तो उस दोष से, उस दोष के साथ आम के सभी जो लक्षण है उसके साथ में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जब ये जो रस होते हैं वो वात आदि दोष से मिल जाते हैं तो उस दोष के साथ में आम के जो सभी लक्षण है, आम के भी जो लक्षण है वो उसके साथ में दिखाई देते हैं। आमद जो विकार है उसमें सर्वप्रथम आम की चिकित्सा करें, फिर उक्त दोषों की चिकित्सा करें। तो आमद जो विकार होता है उसमें सर्वप्रथम क्या है, आम दोष की चिकित्सा करना है, फिर उक्त दोषों की चिकित्सा करना चाहिए, यानी कि बाकी दोषों की चिकित्सा करना चाहिए। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये चीज को याद रखना कि आम के विषय में मंदाग्नि के कारण जो आहार रस है उसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता है। ऐसे में जो आहार रस है लेने पर आम की उत्पत्ति का जो कारण है वो बनते हैं। अमाशयगत प्रथम रस के अपक्व आहार से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अमाशयगत जो प्रथम रस है वो क्या है, अपक्व आहार रस को ही अपन क्या कहेंगे, आम कहेंगे, ठीक है। और जब यह रस जो है जब दोषों के साथ में मिल जाते हैं तो क्या होगा, दोष के साथ में जो मिल जाएगा तो आम के भी लक्षण जो है वो आपको दिखाई देते हैं। और इसे आप, इसके कारण क्या होता है, आमज विकार की उत्पत्ति होती है। इस वजह से सर्वप्रथम आम की चिकित्सा करना चाहिए। तो आम दोष के जो है चिकित्सा के विषय में या फिर आम दोष के सर्वप्रथम लक्षण बात करते हैं, फिर चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो आम दोष के यहाँ पे लक्षण बताए गए तो क्या होते हैं, स्रोतसों में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो स्रोतावरोध पहला लक्षण है। फिर वात तथा मल का अवरोध होना, तो वात तथा मल का अवरोध होना ये दूसरा लक्षण है। तीसरा बोला गया है अपाक, यानी कि भोजन का न पचना, ये क्या है आपका तीसरा लक्षण है कि अपाक यानी कि भोजन का न पचना, ये क्या है आपका तीसरा लक्षण यहाँ पे बताया गया है, ओके। तो यहाँ पे अपन कंटिन्यूएशन कर रहे थे, ठीक है। जो आम दोष है उसके लक्षण के विषय में तो क्या होता है, स्रोतसों में अवरोध होता है, यानी कि स्रोतसों में ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका बोला गया है कि जो वात और मल है उसका भी अवरोध हो जाएगा। तो जो वायु है, वात है, और जो मल है इसका भी ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। अपाक यानी कि भोजन का जो है वो पाचन नहीं हो पाएगा, तो भोजन का पाचन नहीं हो पाना यानी कि अपाक की अवस्था को उत्पन्न होना। शरीर में हैवीनेस यानी कि गुरुता, आलस्य मतलब लेजीपन होना। इसके अलावा बल की हानि होना, ग्लानि होना तथा उरु में, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। तो हैवीनेस, ठीक है, इसके अलावा आलस्य, लेजी हो जाएगा, बल की हानि, ग्लानि होना, ठीक है, ये सभी जो लक्षण है वो आम दोष के हैं, ठीक है। और इसके अलावा आम युक्त जो ज्वर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आम युक्त ज्वर को अपन क्या बोलते हैं, साम ज्वर कहते हैं। और आम युक्त जो अतिसार है उसे अपन क्या बोलेंगे, साम अतिसार बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना कि आम युक्त जल को साम ज्वर कहते हैं और आम युक्त जो अतिसार है उसको साम अतिसार कहते हैं। फिर बात करते हैं आम दोष का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो आम दोष के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले को अपने को क्या है, पाचन दीपनीय औषधियों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपका बताया गया पाचन दीपनीय औषधि जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, दोषों को लीन कर देते हैं, ठीक है। स्थिर जो दोष है या सर्व शरीर में प्रकृति जो प्राकृतिक जो दोष है, ठीक है, उनके विषय में बताया गया है कि पाचन दीपन द्रव्यों से सिद्ध जो स्नेह है उससे स्वेदन करना चाहिए। इसके पश्चात समीपस्थ जो मार्ग है उससे शोधन करना चाहिए। तो पाचन दीपन द्रव्य से सिद्ध जो स्नेह है उससे स्वेदन करा करके समीपस्थ जो मार्ग है उससे शोधन करना चाहिए। जब आप समीपस्थ मार्ग से जो दोष है उसका शोधन करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जो दोष होता है वो आपका अपन बात करें तो जैसे कि अगर अमाशय में अगर दोष है, ठीक है, तो उसकी जो शुद्धि है उसके लिए वमन कराएंगे, ठीक है। तो अमाशय में अगर दोष है तो उसके लिए अपन शुद्धि के लिए वमन कराएंगे, ठीक है। दीपन पाचन से क्या है, आम का पाचन हो गया। अब दोष की चिकित्सा कर रहे हैं तो अगर अमाशय में दोष है तो उसके लिए अपन क्या है, वमन कराएंगे। तो मुख के द्वारा वोमिटिंग के द्वारा जो वोमन है वो बाहर निकल जाएगा। अगर ऊर्ध्व जत्रुगत प्रदेश में अगर दोष है, ठीक है, यानी कि एंटी वाले ईयर नोज थ्रोट वाले पार्ट में अगर दोष है तो अपन क्या करेंगे, नस्य कराएंगे, तो नासा के द्वारा जो है दोष बाहर निकल जाएगा। और इसी प्रकार अगर पक्वाशय में दोष स्थित है तो क्या है, वस्ती व विरेचन का प्रयोग करेंगे, तो जिससे गुदा के द्वारा जो दोष है यानी कि एनस रीजन के द्वारा जो दोष है वो बाहर निकल जाएगा। तो आम दोष की चिकित्सा में हमने क्या किया, सर्वप्रथम अपन लोगों ने क्या है, दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग किया। दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करने से जो आम दोष है उसका तो डाइजेशन हो गया। इसके पश्चात हमने क्या किया, अमाशयगत जो दोष थे उसके लिए क्या किया, अपन लोगों ने वमन कराया, जिसके कारण जो है मुख के द्वारा उसका शोधन हो गया।
फिर इसके बाद में ऊर्ध्व जत्रु का जो दोष स्थित है उसके लिए अपन लोगों ने नस्य कराया, जिसके नासिका के द्वारा उसका शोधन हो गया। फिर पक्वाशय स्थित जो दोष थे उसके लिए अपन लोगों ने वस्ति विरेचन कराया, जिससे गुदा के द्वारा उसका बाहर निकल गया। ठीक है। फिर चलायमान दोष के विषय में बताया गया। तो चलायमान दोष में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ऊपर या नीचे प्रेरित हुआ आम दोष को रोकना चाहिए। ठीक है। तो चलायमान दोष में आपका ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर जो प्रेरित हुआ जो आम दोष है उसको रोकना चाहिए, तथा थोड़े समय तक उपेक्षा करना चाहिए, तथा पालन जो सॉरी यहाँ पे आपका बोला गया है पालन द्रव्यों से पाक करना चाहिए। ये पालन नहीं है, पाचन जो द्रव्य है, ठीक है, उससे पाक करना चाहिए। तो ये सुधार लेना, पाचन द्रव्य से पाक करना चाहिए, वो शोधन कराना चाहिए। तो चलायमान जो दोष है उसको अपन ऊपर नीचे से जो प्रेरित करते हुए आम दोष को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। थोड़े समय तक उपेक्षा करना चाहिए, इसके अलावा पाचन द्रव्यों से पाक करना चाहिए, इसके अलावा शोधन कराना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया। तो जो शोधन कराते हैं यानी पंचकर्म कराते हैं उसका काल को आपको याद रखना है कि वात का जो शोधन है वो श्रावण मास में कराया जाता है। ठीक है। तो वात का जो शोधन है वो श्रावण मास में कराया जाता है। पित्त का जो शोधन है वो कार्तिक मास में कराया जाता है। तो पित्त का शोधन कार्तिक मास में कराया जाता है, और कफ का जो शोधन है वो चैत्र मास में कराया जाता है। तो वात का शोधन वस के वात से याद रखना, ठीक है, श्रावण के वस है, ठीक है, कि श्रावण में। पित्त का त से याद रखना कि कार्तिक के त से, ठीक है, कि कार्तिक मास में पित्त का शोधन, और कफ का जो है चैत्र मास में। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये तीनों मास जो होते हैं वो साधारण होने की वजह से न अधिक गर्मी होते हैं, न अधिक शीतलता होते हैं, न वर्षा होते हैं, ये शोधन के लिए उचित बताया गया है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बोला गया। फिर लास्ट जो टॉपिक है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो है आपका औषध सेवन काल। ठीक है। तो आचार्य जो वांग भट्ट है उन्होंने औषध सेवन काल कितने बताए हैं। औषध सेवन काल मतलब जो आप मेडिसिन लेते हो, ठीक है, उसका एक रहता है। जैसे आजकल अपन देखते हैं ओडी बीडी, ठीक है, ये आप देखते हो टीडीएस, ठीक है। जबकि आयुर्वेद में भी वही है कि औसत जब आप मेडिसिन लेते हो उसका जो काल है कब कब खाना चाहिए कोई भी मेडिसिन को, उसके टोटल 10 काल बताए हैं, 10 काल बताए हैं वांग भट्ट ने। ठीक है। साथ ही साथ इस नोट्स का मैं पासवर्ड आप लोगों को बता देता हूँ, 1AS3J। ठीक है। तो 1AS3J, ये कैपिटल लेटर में आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। ओके। 1AS3J। तो ये 10 जो काल है उसको अपन देख लेते हैं, कौन से डिसीज में कौन से किस किस प्रकार से मेडिसिन खाना है। तो सबसे पहले आपका बताया गया है जैसे कि अगर कफज विकार है, ठीक है, यह कफ प्रकृति का व्यक्ति है, तो उस कंडीशन में अन्नम अन्नम यानी कि खाली पेट में जो है औषध का सेवन कराना चाहिए। तो बोला गया है कि औषध सेवन काल में जो अगर कफ विकार से पीड़ित है या कफ प्रकृति वाला पुरुष है, अगर उसको आप मेडिसिन दे रहे हो तो अन्नम यानी कि खाली पेट में भोजन कराना है। इसी प्रकार अपान वायु से अगर पीड़ित है, अपान वायु दुष्टि हुई है, तो उस कंडीशन में क्या है, अन्नादव, ठीक है, यानी कि प्राज्ञात से आहार से पहले जो है भोजन कराना चाहिए। ठीक है। तो मतलब औषध लेना चाहिए। तो प्रज्ञात या अन्नादव मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन भोजन करा रहे हैं उसके जस्ट पहले मेडिसिन लेने हैं अपान वायु की दृष्टि में। फिर समान वायु की जब दृष्टि है तो उस कंडीशन में मध्य यानी कि आहार के मध्य में जो है औषध का सेवन कराना चाहिए। तो समान वायु की दृष्टि में आहार के मध्य में जो है औषध का सेवन कराना चाहिए। फिर इसके बाद में आपका बोला गया अन्नम, तो दिन में भोजन के अंत में, ठीक है, दिन में दिन के भोजन के अंत में, ठीक है, तथा रात्रि के भोजन के अंत में क्या है, तो दिन के भोजन के अंत में जब व्यान वायु की दृष्टि हुई है, ठीक है, और रात्रि के भोजन के अंत में जब उदान वायु की दृष्टि हुई है, तो अन्न अन्न मतलब आहार के बाद में अपने को मेडिसिन का सेवन कराना है। तो दिन में भोजन के अंत में यानी कि व्यान वायु की दृष्टि हुई है, और रात्रि में भोजन के अंत में जब उदान वायु की दृष्टि हुई है, तो अन्नम अन्नम मतलब आहार के बाद में मेडिसिन का सेवन कराएंगे। इसी प्रकार जब प्राणवायु की दृष्टि हुई है तब उस कंडीशन में अपन क्या है, कवलांतर, कवलांतर मतलब दो ग्रास के मध्य, मतलब दो कांवर होता है, दो बाइट जो होता है उसके बीच में अपने को क्या है मेडिसिन का सेवन कराना है। ठीक है। तो कवलांतर मतलब दो बाइट के बीच में, ठीक है, ग्रास के बीच में जो है प्राणवायु की दृष्टि में अपने को मेडिसिन सेवन कराना है। फिर ग्रासी 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 मतलब ग्रास मिला करके, ठीक है, तो बाइट में मिला करके मेडिसिन का कब सेवन करेंगे, तो प्राणवायु की दृष्टि में। ठीक है। तो ये चीज बताया गया कि प्राणवायु की दृष्टि में अपन ग्रासी ग्रासी मतलब ग्रास से मिला करके अपन मेडिसिन का सेवन कराएंगे पेशेंट को। फिर बोला गया है मुहुर मुहुर यानी कि बार बार जो है मेडिसिन को कब सेवन कराना है, तो जब श्वास है, ठीक है, कास है, कफिंग है, हिक्का है यानी हिकअप है, या फिर विष में वमन कराना है, तो उस कंडीशन में मुहुर मुहुर उसको मेडिसिन का सेवन कराएंगे, औषधि का सेवन करेंगे। तो मुहुर मुहुर यानी कि बार बार, ठीक है, तो कौन से कंडीशन में, श्वास कास हिक्का तथा विष वमन में मुहुर मुहुर जो है औषध का सेवन कराया जाता है। फिर अरुचि में, तो अरुचि में कब कराते हैं, तो स अन्नम
अन्नम यानी कि अन्न में मिला करके जो है मेडिसिन का सेवन कराया जाता है। तो अरुचि में क्या है, स अन्नम यानी कि अन्न में मिला करके मेडिसिन का सेवन कराया जाता है। इसके अलावा सामुद्र यानी कि संपुट तथा औषध आहार व औषध के कंडीशन में अपन क्या है, कौन से मतलब सामुद्रिक अवस्था में, ठीक है, यानी कि संपुट अवस्था में, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं पूरा सामुद्र जो औषध है उसका सेवन कब कराएंगे, ठीक है। पूरे जो औषध होते हैं एक प्रकार से, उसका अपन सेवन कब कराएंगे, तो कंपन हो रहे हैं शरीर में, आक्षेप हो रहे हैं, या हिक्का की उपस्थिति हो रही है, हिचकी आ रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में सामुद्रिक अवस्था में, संपुट अवस्था में औषध का सेवन करेंगे। तो कंपन, आक्षेप व हिक्का में। फिर निशा, निशा मतलब रात्रि के समय में भोजन का सबसे औसत का सेवन कब करेंगे, तो जब ऊर्ध्व जत्रुगत विकार है, यानी कि एनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो रात्रि में अपन मेडिसिन का सेवन कराते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार में निशा में अपन जो है औसत का सेवन कराते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, 13 चैप्टर, वो भी आपका फिनिश हो गया, जिसके अंतर्गत अपन लोगों ने आम क्या होता है, उसकी चिकित्सा क्या होता है वो हमने देखा, औषध सेवन काल के विषय में बात किया, दोषों की चिकित्सा के विषय में बात किया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 13 नंबर का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग 14 नंबर का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।